तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है टेक टॉक्स विद यश का एपिसोड 2, जिसमें वी हैव मिस्टर विशाल, जो कि एनआईटी सूरतकल में एमसीए परस्यू कर रहे हैं। उन्होंने निमसे 2024 दिया था, जिसमें ही गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 101। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर निमसेट, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, क्या प्रिपरेशन रखना है, क्या माइंडसेट रखना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, एंड क्या चीज़ उन्होंने फॉलो की थी जो आप भी फॉलो कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। तो ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहना है फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, एंड वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड लेट्स बिगिन। तो हेलो एवरीवन, तो आज के हमारे टेक टॉक्स विद यश में मिस्टर विशाल आए हैं। उन्होंने निपसे 2024 क्लियर किया था विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 101, एंड करेंटली वो एनआईटी सूरतकल से एमसीए परस्यू कर रहे हैं। उन्होंने सेल्फ स्टडी किया था फ्रॉम यूट्यूब। तो हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कैसे परस्यू किया था, क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो की थी फॉर द प्रिपरेशन। तो हेलो विशाल, थैंक यू फॉर कमिंग। हेलो यश। तो मिस्टर विशाल, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपको कैसे पता चला निमसेट के बारे में, आपने क्या, आपने अपने बीसीए कहाँ से किया था, या आपने ग्रेजुएशन क्या पढ़ा था, थोड़ा अपने बारे में था। जी तो मैंने बीसीए अपना देहरादून उत्तराखंड से किया था, ग्राफिक आर्ट यूनिवर्सिटी से। फिर मुझे अराउंड सेकंड सेमेस्टर में ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि निमसेट जैसा कोई एग्ज़ाम होता है जो मास्टर्स के लिए होता है, उससे एनआईटीज़ मिलती है। तो तब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उसके बारे में। लेकिन फिर धीरे-धीरे करके मुझे जब लगा कि मैं बीसीए के बाद मैं क्या करूँगा, फिर मुझे थोड़ा मैंने उसकी बात को रिकॉल किया और फिर मैंने उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने टेलीग्राम में ग्रुप्स ढूँढे और यूट्यूब पे देखा कि कैसे-कैसे पढ़ने का है। फिर मैंने बहुत से लोगों के जो निम से टॉपर्स थे उस टाइम के, उनके मैंने इंटरव्यूज़ देखे और इससे मुझे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के बारे में पता चला और रिसोर्सेज़ के बारे में पता चला। फिर मैंने तभी से ही थोड़ा रिसर्च करनी शुरू कर दी थी सेकंड ईयर से ही। फिर जैसे ही थर्ड ईयर की मेरी शुरुआत हुई थी, 5th सेमेस्टर में ही, तो मैंने अराउंड मार्च से ही मैंने शुरू कर दिए थे प्रिपरेशन। ओके। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था 2023 का, मैंने ऐसे ही दिया था, मतलब प्रॉपर मैंने पढ़ाई करी, फिर मैंने दिया। उसके बाद जब 2023 का जब रिज़ल्ट आया, तो मैंने देखा कि मेरा कुछ अच्छा नहीं रहा था मेरा। तो जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आया, मुझे लग ही गया था कि नहीं होने वाला है मेरा। तो मैंने तब से फिर सोच लिया था कि मुझे ड्रॉप लेना है और फिर मैंने ड्रॉप किया और फिर प्रिपरेशन अच्छे से करी, फिर हो गया फिर क्लियर। ओके, ओके, नाइस। तो मार्च 2023 से क्या आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था क्या अपना? जी, मैंने मार्च 2023 से प्रिपरेशन शुरू किया। आ, आपका क्या रैंक था नीम से 2023 में, एंड कोई अगर आपको उस टाइम कॉलेज मिला कि नहीं मिला? मेरा फर्स्ट टाइम जो मेरा था, मेरा अराउंड 360 करीब मेरे मार्क्स आए थे और मेरे रैंक उसके अराउंड मेरा 702 गया था। ओके। तो मुझे इतना पक्का हो गया था कि मेरा कोई ऐसे कॉलेज मुझे मिलने वाला नहीं है। अगर मिलेगा भी तो या एनआईटी अगरतला मिलेगा, वो भी हाँ, शायद से, शायद उसमें भी से। बहुत कम चांसेस थे और इसके अलावा जो एचबीटीयू या फिर बाकी सब कॉलेजेस थे वो मिलेंगे। तो मेरा तो था कि अब मेरा इतना आ ही गया है, तो इससे अच्छा मैं इसी अभी मैं मतलब अभी मैं ले लूँ कोई कॉलेज, इससे बेटर है कि मैं 1 और साल वेट कर लेता हूँ और अच्छे से पेपर करके अगले साल दे देता हूँ। तो मुझे अपना इतने खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मेरा नेक्स्ट टाइम हो ही जाएगा, तो इसलिए मैंने वो रिस्क लिया। समझा। तो मतलब ये है कि अगर आप 3-4 मंथ्स में भी अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप एक डिसेंट रैंक ला सकते हो निमसेट में। मतलब उतना भी हार्ड नहीं होता है कि आपको पूरा 1 साल डेडिकेटेड करना है। अभी भी इसे 6 मंथ्स बाकी है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि वो स्टार्ट करे, नहीं करे, खत्म कर पाएँगे कि नहीं। बट जैसे आपने कहा कि आप 4 मंथ्स करके भी आपने 700 रैंक लेके आए। तो अगर कुछ बच्चे अगर और मेहनत करें तो मेबी वो अच्छे एक एनआईटी को क्रैक कर सकता है अभी स्टार्ट करके भी। हाँ, एक्चुअली मेरे साथ में भी बहुत सारे हैं मेरे फ्रेंड्स जो एनआईटी सूरतगल में, वो भी 3-4 महीने या 5-6 महीने के अंदर ही प्रिपरेशन करके ले आए थे रैंक। ओके, तो नाइस। इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बस वो माइंडसेट और वैसी पढ़ाई करनी पड़ती है, बाकी मुझे लगता नहीं उतना उतना मुश्किल है ये। तो वो डेडिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना टाइम दे रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, जी। तो आपने क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यूज़ की? क्या रिसोर्सेज़ आपने फ़ॉलो की फॉर योर प्रिपरेशन, जो कि आपको हेल्प किया लाइक फॉर द। फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा था, उसमें तो मैंने पूरी मैथ्स जो थी, वो पूरे मोहित त्यागी सर के लेक्चर्स देखे मैथ्स के लिए और उससे मेरे सारे नोट्स बन गए थे फर्स्ट ओके। अटेम्प्ट के लिए। और फिर बाकी लॉजिकल रीज़निंग के लिए मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर का मुझे पता चला था, उनके लेक्चर्स हैं ऑनलाइन, मतलब उनके प्लेलिस्ट डालते रहते हैं लोग, तो मैंने वही देखी थी। और बाकी एप्टीट्यूड के लिए मैंने बाकी जो बहुत सारे चैनल्स हैं, वाई-फाई स्टडी है एक, अड्डा 24/7 है, उनके मैंने थोड़े बहुत लेक्चर्स देखे थे।
फिर मैंने खुद से भी थोड़ा करने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरी उस टाइम एप्टीट्यूड उतना कुछ ख़ास था नहीं। बाकी कंप्यूटर के लिए मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे, एक एक्मे की प्लेलिस्ट थी, मैंने वो देखी थी, तो उतना मेरे लिए काफ़ी था। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। फिर सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं आया तो मेरे पास सारे जो नोट्स थे वो तो मेरे पास ऑलरेडी थे ही। तो मैंने सिंपली उसको रिवाइज़ किया और जो-जो मुझे नहीं आ रहे थे, वो मैंने अनअकैडमी का है, उनकी वन शॉट्स हैं, मैंने वो देखी थी। नाइस। अ, एनवी सर की, नितिन वोरा सर की, तो मुझे उससे अच्छा खासा मेरा रिवीजन हो गया था। बाकी मैं रोज़ रिविज़न करता रहता था, तो उससे मुझे मतलब मेरा बेस अच्छा बन गया था। तो हुँ। हो गया अच्छे से। हाँ, तो वही आपने 4-5 महीने जो आपने फ़ॉलो की थी, उसके बाद आपको जो 1 ईयर मिला प्रैक्टिस के लिए, वो काफ़ी हेल्प हो गया आपको। जी। मतलब अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं, तो वो अच्छा कर सकते हैं। लाइक जो अभी निमसे 2026 भी देना चाहते हैं, वो भी अगर चाहे तो काफ़ी मेहनत करके अच्छा कर सकता है। अभी 5-6 मंथ्स में वो अपना बेस क्लियर कर ले, फिर बाकी 1 ईयर में प्रैक्टिस करके अपना अच्छा एक एनआईटी को क्रैक कर सकता है। हाँ, ऐसा तो मेरे पास तो 1 साल था, ऊपर से हाँ, मेरे पास फर्स्ट प्रिपरेशन के भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। तो हाँ, हाँ, जिनके पास 1 साल है वो तो आराम से कर सकते हैं, 2026 वाले। 25 के लिए तो अभी फिर भी है, मतलब 6 महीने आपने बताया जैसे, तो उसमें बहुत लोग कर पाएँगे। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, अच्छी रैंक लाई जा सकती है। और ऊपर से अब तो और एनआईटीज़ ऐड हुए हैं, तो मेरे ख्याल से और रैंक अब बढ़ी है, मतलब ज़्यादातर हाँ, ज़्यादा 700 रैंक बढ़ से गया। भी तुम ले सकते हो एनआईटी। तो हाँ, 800 जनरल के लिए 800 तक अब हो गई है कि लाइक ये तो फिर 800 और तक अच्छी बात है, कट फिर कट तो में आपको मिल सकता है। हाँ, जी, जी, जी। तो अब तो और रिलेटिवली ईज़ी हो गया मेरे टाइम के हिसाब से तो हाँ, इवन तो कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ा है लेकिन फिर भी फिर अच्छे भी हो हाँ। अगर तुम और डेडिकेशन के साथ तुम पढ़ रहे हो तो इट विल बी ईज़ी। हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एंड कंसिस्टेंसी भी लाइक डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ्स। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो फिर आप नहीं कोप अप कर पाओगे एंड फिर कॉन्सेप्ट्स भूलते जाओगे धीरे-धीरे करके। जी। तो अब आप ये बताइए कि लाइक आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ली थी क्या? लाइक क्योंकि टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यूज़ भी। तो कोई टेस्ट सीरीज़ ली थी कि खुद से बस प्रैक्टिस ही करते गए? मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी और मैंने भी अक्टूबर-नवंबर के अराउंड मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी एस्पायर की ओके, विदाउट वीओडी वाली क्योंकि ओके। मेरा सारे लेक्चर्स थे कंप्लीट तो मैंने वो ली उसके बाद मैंने 1 महीने का मैंने थोड़ा गैप लिया फिर कि मुझे ऐसा खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं टेस्ट दूँ कि ना दूँ। लेकिन फिर मैंने चलो दे दिए सारे टेस्ट फिर धीरे-धीरे करके मेरा मतलब टेस्ट देते रहा था मैं, अक्सर मैं टेस्ट देते रहता था। ऐसा भी नहीं कोई छोड़ दिया, कभी-कभार कोई गलती से छूट जाता था टेस्ट, नहीं तो मैं ऑलमोस्ट सारे टेस्ट देता ही था उनके। बाकी मैंने किसी और की ऐसे फॉलो नहीं करी। ओके। तो जैसे होता है कि लाइक मेरे पर्सनली कि मेरे टेस्ट सीरीज में आ रहे थे 360 से 450 के बीच में एंड मेरा निम्स 2024 में भी 387.5 ही आया मतलब उसी के रेंज में आया जो टेस्ट सीरीज में आ रहे थे उसी के रेंज में आया। तो क्या आपके साथ भी हुआ था कि ऐसा कुछ कि जो मार्क्स टेस्ट सीरीज के आसपास आ रहे थे वो ही आपका निमसेट में भी रिफ्लेक्ट हुआ? वेल ये एक्चुअली डिपेंड करता है उस टेस्ट सीरीज़ पर्टिकुलर के लेवल पे क क्योंकि कभी-कभार मेरे मार्क्स ऐसे बहुत स्पाइक कर देते, कभी 700 जा रहे, फिर एकदम से कभी-कभार 480 आ जा रहे। लेकिन हम्म, जो मेरा कांस्टेंट रहता था वो 550 से 600 तो रहता ही था। क्योंकि अराउंड इस लेवल के ही होते थे। लेकिन जो मेरे फाइनल जो निमसेट में मार्क्स है, वो 530 के अराउंड आए थे। तो मुझे मतलब बोल सकते हैं कि अगर तुम्हारे 600 तक आ रहे हैं मार्क्स टेस्ट सीरीज़ में, तो अच्छे चांसेस हैं कि तुम्हारे आ जाएँगे, 500 से ऊपर तुम्हारे आ ही जाएँगे। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे चांसेस हैं। हाँ हाँ। बाकी कभी-कभार होता है कि नहीं आते, तो वो उसको भी कंसिडर करा जा सकता है। हम्म, ओके तो फिर बढ़िया मतलब वही है कि 530 भी अप्रॉक्स 550 के आसपास हो गया तो मतलब जो टेस्ट सीरीज में आ रहा है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अराउंड वही तुम्हारा आ सकता है निमसेट के फाइनल में भी अगर तुम रेगुलरली टेस्ट सीरीज दे रहे हो हार्ड इजी सब लेवल के तो जो एक पैटर्न बनता है एक चार्ट बनता है वो अप्रोक्सीमेटली वही तुम्हारा रिफ्लेक्ट कर देगा फाइनल मार्क्स पे हुँ। जो टेस्ट सीरीज़ में हम क्वेश्चंस करते हैं तो टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा यही है कि हम देते रहते हैं क्वेश्चंस उससे हमारे जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो हमारी पकड़ में आ जाती है कि हमें इस डायरेक्शन में सोचना है। और ऊपर से बहुत से क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। इवन दो अब की बार मेरे ख्याल से नहीं रिपीट हुए थे जितना मुझे याद है, उतने कुछ खास रिपीट नहीं होते हाँ उतने क्वेश्चंस। कुछ खास रिपीट नहीं क्वेश्चंस के पैटर्न समझ में आ जाता है कि किस हाँ, पैटर्न के पैटर्न क्वेश्चंस वाइज़ आ रहे बहुत हैं से मैंने देखा था कि मुझे लग रहे थे कि हाँ, ये करा जा सकता है। हाँ तो बस थोड़ा पैटर्न सोचना है और हो जाएगा। वही है कि पैटर्न रिपीट होते हैं बस आपका नंबर्स चेंज हो जाता है पैटर्न तो वही रहता है कि कैसे खोजना है क्या खोजना है क्वेश्चंस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा हेल्प होने वाला है फॉर योर मार्क्स फाइनली। तो उसके बाद जैसे कि जब एग्जाम देने गए तो क्या थॉट्स चल रहा था लाइक सेंटर में घुसने से पहले एंड जब एग्जाम दे के आए तो क्या था माइंडसेट की लग रहा था कि हो जाएगा अच्छा मार्क्स आए पहले से बेटर किया कि क्या चल रहा था?
तो जब मैं एग्ज़ाम देने अभी गया था, तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, तो ओके। 2-3 फ्रेंड्स थे, हम सब साथ गए थे एग्ज़ाम देने और तो उस टाइम में ज़्यादातर मैं अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे पता था अपने आप को चिंता करने से तो खुद का ही नुकसान ही होना है। हाँ, वो क्योंकि तो है। एक बार मैं गड़बड़ कर चुका था अपना पेपर, तो अब की बार मैं पूरा काम होके गया था। मैं मस्ती भी कर रहा था दोस्तों के साथ, तो वो लोग टेंशन में हैं और मैं यहाँ पे मस्ती कर रहा हूँ उनके साथ। वो लोग मुझे बोल रहे थे कि, "तू मस्ती क्यों कर रहा है?" हम वहाँ तो हम मैं वहाँ पे भी जब जैसे ही मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़ा हुआ था, तो मैं बस अपने आप को जितना हो सके उतना काम रखने की कोशिश कर रहा था। जितना हो सके ब्रीथिंग कर रहा था और मैं जब प्रिपरेशन करता भी था, तब भी मैं मुझे मेडिटेशन करने की आदत हो गई थी। तो ओके, एक नाइस। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत माइंड काम रहता है। तो हाँ, इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मेरे एग्ज़ाम में, क्योंकि जैसे ही मैं एग्ज़ाम में बैठा था, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। पहले मैंने थोड़ी ब्रीथिंग करी और उसके बाद ही मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया। चाहे ओके, ब्रीथिंग के लिए 1-2 मिनट चले गया हो। एक तो मैं थोड़ा पहले पहुँच गया था, आधा पौन घंटा पहले मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ गया था आकर। ओके। तो मुझे बस अच्छा खासा टाइम मुझे मिल गया कि सोच पाऊँ मैं और जितनी भी चीज़ें हैं उसको रिकॉल कर पाऊँ, तो उसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। तो मैंने ऐसे चिल होके मैंने एग्ज़ाम दे दिया। ओके, नाइस। तो यही है कि हड़बड़ी में नहीं जाओ, लाइक हड़बड़ी जाने से ऐसे भी माइंड टेंस रह जाता है, फिर थकान भी हो जाती है हड़बड़ी में जाने से। थोड़ी देर पहले जाके बैठ जाओ, एनवायरनमेंट देख लो, सेटल हो जाओ खुद को, रिलैक्स कर लो, ताकि हुँ, एग्ज़ाम के बीच में तुमको टेंशन ना हो और तुम आराम से एग्ज़ाम दे सको। हुँ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड जो आपने मेडिटेशन बोला, मेडिटेशन काफ़ी हेल्प कर देता है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। कितना बार होता है कि और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अंदर से, सम सॉल्व नहीं हो रही, बट अगर तुम मेडिटेशन कर रहे हो, खुद को काम रख रहे हो, तो काफ़ी हेल्प हो जाता है एंड खुद को भी रिलैक्स फील होता है, थोड़े हुँ। प्रिपरेशन। इवन मैं भी बहुत एंग्ज़ायटी प्रोन सा था, मतलब मुझे एंग्ज़ायटी बहुत जल्दी हो जाती है, तो ओके, मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प करी है। ये तो थ्रू आउट लाइफ़ मुझे मेडिटेशन ने बहुत हेल्प करी है अभी तक, जितना मैं बोलूँगा। ओके, तो नाइस। मेडिटेशन तो 100% हेल्प करेगी तुम्हें। हाँ, एग्ज़ाम में भी नहीं बट लाइफ में भी मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अभी जैसे कि आपने भी पर्सनली आपने बोला कि आपने भी ड्रॉप लिया था एंड काफ़ी बच्चे होते हैं कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि 1 साल वो ड्रॉप लेंगे, फिर 3 साल का एमसीए तो टोटल 4 ईयर का ड्यूरेशन हो जाता है। तो आपका क्या थॉट्स है कि ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? एंड कि 1 ईयर से ज़्यादा ड्रॉप लेके फ़ायदा है कि नहीं है? ये कंप्लीटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि जैसे मैंने जब ड्रॉप लिया था, तो मुझे पता था कि मैं नेक्स्ट टाइम में निकाल ही लूँगा, कि मुझे अपने पे इतना भरोसा था कि मेरी इतनी रैंक आई है और मैं अगले साल अच्छी रैंक से कॉलेज ले ही आऊँगा। तो ये उस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है, अगर वो कुछ खुद उसको खुद पे भरोसा है इतना और कि इतना कि 1 साल वो दोबारा बैठ के उसी ही स्ट्रेंथ के साथ वो पढ़ पाएगा, देन जस्ट गो फॉर इट, वो वर्थ इट होगा। बट अगर तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं कि अगली बार होगा कि नहीं, मैंने जैसे-तैसे तो मुश्किल से अभी किया है, अगली बार बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगे और बहुत कुछ, तो आई डोंट थिंक तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। फिर उससे और प्रिपरेशन बिगड़ जाएगी और फिर जो तुम्हें अभी कॉलेज मिल भी रहा है, शायद से वो भी ना मिले। और मैंने ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने के लिए कि अगर तुम ड्रॉप लेना सोच रहे हो तो पहले एक अटेम्प्ट दे दो लाइक जिस ईयर में, ताकि तुमको एक आइडिया लग जाए कि तुम्हारा क्या स्टेटस है, तुम्हारा क्या एक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द टॉपिक एंड ऑल, ताकि एंड तुम रेडी हो जाओ। हाँ, लेकिन एक ऐसा भी नहीं कि मतलब तुम एक फर्स्ट जैसे तुमने सोच के रखा है, एग्ज़ाम देने से पहले ही तुमने सोच के रखा है कि तुम्हें ड्रॉप लेना ही लेना है। तो ऐसा भी मत सोचो कि तुम्हें ड्रॉप लेना ही लेना है। बहुत लोगों का किस्मत चमक जाती है और तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, जब वो सोच रखे होते हैं ना कि उन्हें ड्रॉप लेना ही है वैसे भी, तो अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। और जैसे तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है, तुम सोच रहे हो और एग्ज़ाम में और तुम्हें फिर दिमाग में आया कि तुम्हें ड्रॉप लेना ही है, तो तुम उतना अच्छे से उस क्वेश्चन को सोचोगे नहीं, मतलब तुम करने की कोशिश नहीं करोगे। कि तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे पास एक सेकंड ऑप्शन है ही। सेकंड ऑप्शन। तो मुझे लगता नहीं कि तुम्हें पहले से ही ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। पहले तुम एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद क्लियर हो जाओ, फिर जाके तुम ड्रॉप लो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बोला कि बाद में सोचो, लाइक एग्ज़ाम के बीच में फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है एंड फिर वो एग्ज़ाम आप वो अटेम्प्ट आपका ठीक से नहीं हो पाता एंड आप रेडी नहीं हो पाते। तो इम्पोर्टेंट है कि आप वो एग्ज़ाम दे दो, उसका रिज़ल्ट का आने का वेट करो, फिर सोचो कि आगे क्या करना है। पहले से नहीं सोच लो कि प्लान बी है, प्लान सी है। प्लान ए पे फ़ोकस करो एंड उसी पे टिक के रहो, उसी पे मेहनत करो ताकि प्लान ए तो एग्ज़ीक्यूट हो जाए, फिर हुँ, प्लान बी, सी तो आगे है ही। हुँ। ये जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आप जैसे अभी आप एनआईटी सूरतगल में हो, तो वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है फॉर एमसीए। तो वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है एकेडमिक्स वाइज़, कोडिंग कल्चर वाइज़ एंड लाइक कंपनीज़ का क्या स्टेटस है, आती है, नहीं आती है फॉर इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स एंड ऑल? अभी अगर मैं अपने पीयर्स का देखूँ, मतलब मुझे अपने पीयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है सब।
इसकी वजह से मुझे भी बहुत अपने आप पे मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं पढ़ूँ। सिंस तुम जिस लोगों के साथ रहते हो, वैसे तुम भी बन यू जाता है, स्ट्राइव हाँ। टू बी अ बेटर पर्सन ना, तो इस वजह से। और अगर मैं बाकी कॉलेज का बताऊँ तो हाँ, कोडिंग कल्चर है यहाँ पर कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते हैं। यहाँ पे एक डेडिकेटेड क्लब है इस चीज़ों के लिए। एक ओके, वेब क्लब है यहाँ पे सूरतकल में। वो फर्दर 4 पार्ट्स में बँटा हुआ है। वेब डेवलपमेंट, एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग और भी बहुत एक और है। ओके, और और हर एक की रिक्रूटमेंट्स होती हैं फर्स्ट ईयर में ही एमसीए के, और हमारी क्लास से भी सिलेक्ट हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हो पाया था। लेकिन वो तुम्हें उसका फ़ायदा ये है कि तुम फिर उन लोगों के साथ रहते हो। उसमें बीटेक के भी बच्चे होते हैं, उसमें ज़्यादातर बीटेक के ही होते हैं। तो सिंस तुम उनके साथ कनेक्टेड, इससे तुम्हारा कनेक्शन बन जाता है उन लोगों के साथ, और फिर तुम्हें इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती रहती है, और सिंस वो ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर उससे तुम्हारा भी ज्ञान बढ़ता रहता है। तो इसका तो फ़ायदा है ही। बाकी यहाँ का मुझे माहौल बहुत पसंद आ रहा है अभी के लिए, तो मतलब कोडिंग कल्चर और पढ़ाई के मामले में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कॉलेज अभी के लिए। हाँ, तो यही फ़ायदा हो जाता है एक टॉप कॉलेज एनआईटी, आईआईटीज़ में जाने का कि एक नेटवर्क बन जाता है। इंटरैक्ट करते हो, एमसीए इंटरैक्ट्स विद बीटेक, एमटेक एंड ऑल, सबका इंटरैक्शन होता है, तो एक नेटवर्क भी बन जाता है। एंड अभी नहीं तो फ्यूचर में कभी ना कभी तो हेल्प करेगा ही वो तुम्हारा नेटवर्क। जी, एंड जैसे कि कहा था कि लाइक यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू, तो अगर सब 5 पीपल पढ़ाकू है, सब अच्छे पढ़ रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो तुम्हें भी एक आता है कि मुझे भी करना है, मैं पीछे रह जाऊँगा। तो खुद अंदर से आता है, बाकी को देख के खुद से आ जाता है। हुँ, एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि मेरे को भी करना है, मेरे को भी कंपनीज़ क्रैक करनी है, मेरे को भी अच्छा जॉब लेना है। तो जैसा नेटवर्क जैसे आस-पास चल रहा है, वैसे ही इवेंचुअली तुम भी बन जाते जी। हो। एंड जैसे कि अभी काफ़ी रूमर्स चल रहा था कि एनआईटी सूरतकल में एमसीए बंद हो रहा है। तो लाइक आप एनआईटी सूरतकल से हो, तो क्या आपको कुछ अपडेट पता है कि लाइक वो बंद हो गया है? क्या स्टेटस है? अभी अभी के लिए तो 100% यही है कि वो बंद हो चुका है। वो ओके, प्रॉपर उन्होंने अनाउंसमेंट निकाल दी थी कि वो ओके, पूरी बोर्ड की मीटिंग वगैरह होके सबको मतलब प्रॉपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो आ चुकी है कि बंद हो चुका है। अभी मुझे लगता नहीं कि अब आगे जाके खुलेगा, क्योंकि सीनियर्स भी हमें यही बता रहे हैं कि हमारी आखिरी बैच है, और हमें भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है अब कि वापस ये आएगा निमसेट में ये कॉलेज। ओके। तो अब आपका क्या मानना है कि लाइक एमसीए के लिए कॉलेजेस कम हो रही है, बट स्टूडेंट्स जो बीसीए, बीएससी या अदर बैकग्राउंड से भी है, नॉन सीएस, जिनको एमसीए या टेक फील्ड में जाना है, उनके लिए एक यही ऑप्शन रहते हैं, कुछ कॉलेजेस रहती है। अब वो भी बंद होने लग जाएंगे तो फिर काफी डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए भी कि परस्यू करे, लाइक बहुत जन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं करना चाहते, जी। एंड लाइक उनके लिए एक था कि निमसेट देंगे, एनआईटीज में जाएंगे। तो आपका क्या लाइक पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस? हाँ, इसमें तो मुझे भी यही लग रहा है कि सूरत को ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो टॉप कॉलेज है, और ऐसा भी नहीं उसकी प्लेसमेंट्स कुछ बेकार है या फिर अच्छी नहीं है। उसकी प्लेसमेंट्स भी अच्छी थी। इवन दो हाँ, अभी रिसेशन था, तो उसमें थोड़ी अच्छी नहीं थी। थोड़ा डिफिकल्टीज़ आई थी बच्चों को प्लेसमेंट ग्रैब करने में, जितना हमें सीनियर्स से पता चला है। लेकिन फिर भी वो था एक टॉप कॉलेज। और हाँ, आपने सही बोला कि बच्चों को ऑप्शंस नहीं मिलेंगे अब, सिंस यूनिवर्सिटीज़ भी कम हो रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी बढ़ें। ऐसा नहीं कि बहुत सारी बढ़ जाएँ, क्योंकि फिर एमसीए भी पूरा सैचुरेट हो जाएगा। फिर जैसे बीटेक का जो हाल हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब हर कोई कॉलेज, सारी कॉलेज बीटेक के लिए खोल बीटेक रहे हैं, करा तो रही है, हाँ। उसकी क्वालिटी एकदम कम हो गई है। मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि सारे कॉलेज बहुत अच्छे, मतलब सारी आईआईटीज़, एनआईटी सारी इसमें रेस में आ जाएँ, क्योंकि फिर ये रैट रेस हो जाएगी। हाँ, ब मतलब मैं ये चाहूँगा कि जो पुरानी है एटलीस्ट वो ना हटें, थोड़ी बढ़ें, क्योंकि हाँ, बाकी फ़ील्ड्स के बच्चों को भी ज़रूरत है टेक फ़ील्ड में आने की। क्योंकि अच्छी पहले तो टेक फ़ील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये अच्छा तुम्हें इनकम अच्छी देती है, अच्छा एक फ्यूचर प्रोवाइड करती है। तो बस इसमें बच्चों का नुकसान हो रहा है, ये तो नो डाउट है। हम्म, जो but- डिज़र्विंग है उनको भी ऐसा, अगर कोई कॉलेज अगर चले जाता है किसी ने ऐसे एग्ज़ाम से, तो उनको भी बहुत डिमोटिवेटिंग सा फ़ील होता है कि अब करें तो कैसे, मतलब किस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर करें? अगर एक दिन त्रिची भी चलेगा तो उसकी मेन मोटिवेशन जो चली ही जाएगी, क्योंकि त्रिची ही सबकी मोटिवेशन होता है। तो ऐसे उनको जाना नहीं चाहिए। वो ये सही बात बोला कि त्रिची, सूरतकल, वारंगल, ये सभी कुछ कॉलेजेस है जिसको लेके निमसेट देते हैं लोग, मैंने भी दिया था। उसके बाद लाइक जो कॉलेज मिले वो अलग बात हो गया, बट मेन मोटिवेशन तो यही था कि त्रिची में जाए, सूरतकल में जाए, वारंगल में जाए, ये सब कॉलेजेस में जाए, एंड लाइक अपना एक फ्यूचर सिक्योर कर ले। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि ये सब कॉलेज तो एटलीस्ट रहे अब आगे। एंड एक चीज और मेरे को जानना है कि जैसे होते हैं कि आप एमसीए कर रहे हो और बीटेक है, तो उन्हें लगता है कि आप एमसीए कर रहे हो तो थोड़ा नेग्लेक्ट हो जाते हैं,
प्लेसमेंट्स में भी होते हैं कि लाइक सब साथ में बैठते हो, एमसीए, बीटेक, एमटेक, तो क्या क्या हाल है उसके बारे में, लाइक कुछ अगर आपको पता है? सूरतकल में भी क्या ऐसा होता है क्या? नो डाउट ऐसा होता है, थोड़ा होता है मतलब होता तो है, ये तो है कि जैसे कोई कंपनीज़ आई हैं बीटेक के लिए, तो थोड़ी कम कंपनीज़ जो होती हैं, वो एमसीए के लिए भी खुलती हैं। यस। तो ये तो है, थोड़ी तुम्हें पार्शियलिटी फ़ील होती है, तुम्हारे थोड़ा लगता है कि हाँ, बीटेक को ही सारी स्पॉटलाइट मिल रही है, एमसीए को कुछ नहीं मिल रही, लेकिन फिर तुम सोचते हो कि कि ऐसा भी नहीं है कि सारी कंपनीज़ बीटेक को जा रही हैं, तुम्हारे लिए भी आ रही हैं और कुछ हाँ। कंपनीज़ हैं जो सिर्फ़ एमसीए के लिए भी खुलती हैं। ओके। और ऐसा भी नहीं बहुत कम कंपनीज़ हैं, इतनी हैं कि तुम ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो एक अच्छी कंपनी को। तो पूरा ऐसे डिमोटिवेटिंग बात नहीं है कि सारे बस बीटेक ही है, एमसीए का कोई वो वैल्यू नहीं है। अगर तुम हो डिज़र्विंग और तुम अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे हो, कम्युनिकेशन में अच्छे हो तो तुम ग्रैब कर लोगे कोई भी कंपनी। तो इवन वही हमारे सीनियर्स ने भी अच्छी कंपनी इंटर्नशिप में भी ग्रैब करी है और इवन प्लेसमेंट्स में भी अच्छी कंपनी आई है, तो उन्होंने ग्रैब करी है। हाँ, तो वही इम्पोर्टेंट स्किल्स इम्पोर्टेंट होता है इवेंचुअली, लाइक एमसीए बीटेक एक एफर्ट कर देता है जब ऑन कैंपस में बैठते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा स्किल्स ही देखा जाता है। तुम्हारा एकेडमिक्स में कैसा कंसिस्टेंसी है, तुम्हारा स्किल्स क्या है, तुम कितना अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप जो तुम अप्लाई कर रहे हो। जी। तो अब लास्ट में मैं जानना चाहूंगा कि अगर आपके पास कुछ टिप्स हैं, आप स्टूडेंट्स जो नीम से 2025 या 2026 के लिए है, कि उनको क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए फॉर द प्रिपरेशन, कुछ इम्पोर्टेंट आप बताना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से, आप शेयर करना चाहोगे उनके लिए? अ, तो मैं यही बोलूँगा कि तुम्हें प्लानिंग और कंसिस्टेंसी पे और डेडिकेशन पे पूरा ध्यान देना है। मैं ऐसा था मतलब मैं देखता था मेरे साथ वालों को, हमारे ग्रुप था, हम साथ में प्रिपरेशन करते थे। तो मेरे जो साथ वाले थे वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे पढ़ाई में। तो मैं कभी-कभार डिमोटिवेटेड फ़ील करता था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी डिमोटिवेटेड ऐसा फ़ील करो। तुम अपने आप को मोटिवेशन दो कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो और प्लानिंग के साथ सब कुछ करते हो, तो तुम बहुत मुश्किल से मुश्किल एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हो। मैंने मैंने मेरा एग्ज़ाम्पल तो मैं खुद हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना डिमोटिवेटेड था एक टाइम पे, फिर मैंने अपने आप को जैसे-तैसे अपने आप को इतनी स्ट्रेंथ दी कि मैं बढ़ा और हो गया। जैसे-तैसे हो गया एमसेट क्लियर मेरा। फिर मेरा मेन जो फ़ोकस रहता था मैंने देखा है, मैंने जितना नोटिस किया, मैं प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा करता था। मतलब जैसे मेरा दिन क्या हो रहा है, मैं आज क्या करूँगा, मैं अगले 6 महीने में क्या करने वाला हूँ, फिर मैं अपने 3 महीने में क्या करने वाला हूँ, मैं ऐसे पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देता था और उसको ऐसे अपने दीवार के सामने, स्टडी टेबल के सामने मैं चिपका देता था। और फिर डेली मैं प्लान्स बनाता था। जैसे ही मैं सुबह उठता था, सबसे पहले मैं रिविज़न करता था हर एक अ, फ़ॉर्मूलाज़ का और ट्रिक्स का, जो मैंने लिख रखी थी अपनी फ़ॉर्मूला कॉपी में। और फिर उसके बाद में आज का प्लान बनाता था कि मुझे आज ये करना है और मुझे खत्म करना है। इवन तो कुछ-कुछ बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे वो प्लान्स कंप्लीट नहीं होते थे। लेकिन मुझे मुझे इस वजह से अपने आप को ट्रैक करने में आसानी हो रही थी। मैं अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पा रहा था। तो ये करने का तुम हमेशा ट्राई करना सब लोग कि अपने की प्लानिंग करो, गोल्स सेट करो अपने कि तुम्हें आज ये करना है, कल ये करना है। इससे तुम जल्दी अपना टारगेट कंप्लीट कर पाओगे और इसके अलावा कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं कि आज तुम 2 घंटे पढ़ रहे कल तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो तो ऐसे रैंडमनेस का कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम अगर कंसिस्टेंट रह के पढ़ोगे तब भी तुम आराम से ले आओगे रैंक बहुत अच्छी रैंक ले आओगे तुम। हुँ। तो ये आपने सही बात बोला कि प्रिपरेशन एंड प्लानिंग इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि लाइक अपना डे को प्लान आउट कर लो कि आज ये टॉपिक्स करनी है, कल ये टॉपिक्स करनी है। आज फ़ॉर्मूलाज़ सारे पढ़ लो डेली, ताकि तुम्हारे पास माइंड में रहे, टिप ऑफ द टंग में रहे तुम्हारे पास कुछ भी फ़ॉर्मूला अगर कोई मैथ्स के पूछे तो। क्योंकि कहीं से भी फ़ॉर्मूलाज़ आ सकते हैं एंड इतने सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं। टिप ऑफ द टंग एंड डेली रिवाइज़ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हुँ। एंड प्लानिंग द डे कि कैसे क्या करना है, किस दिन क्या पढ़ना है। जैसे मैंने भी एक डायरी बनाई थी, मैं भी उसमें प्लान करता था। मैं अपने टेस्ट को भी एनालाइज़ करता था कि किस टेस्ट में कितने मार्क्स आए, कौन से सेक्शंस में कितने मार्क्स आए। वो डायरी एक डायरी पे लिखता था एंड ताकि मेरे को भी आइडिया लगे कि हाँ, ये सेक्शन वीक है, ये टॉपिक से फ़ोकस करना है। तो एक आइडिया लग जाता था खुद को। एंड और एक हाँ। और बात बोलना चाहूँगा कि जैसे टेस्ट तुमने दिए, बट उसमें मार्क्स तुम्हारे कम आए मतलब। तो ऐसा नहीं है तुम कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो तुम एकदम अपने दिमाग पे ले लो कि ये तो मतलब खत्म ही है अब तो दुनिया, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम के दिन वो सारे मार्क्स किसी काम के नहीं होंगे। वो
जो तुम जितने टेस्ट दे रहे हो ना, इसके चाहे अच्छे मार्क्स हो, चाहे बुरे मार्क्स हो, चाहे तुम्हारी इंस्टीट्यूट में टॉप 1 रैंक आ रही हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस दिन जो तुम एग्ज़ाम दोगे, वो फ़र्क पड़ेगा। तो अभी जितनी भी तुम गलतियाँ कर रहे हो ना, उसके तुम मतलब उसको तुम अच्छी तरह लो, कि तुम एट लीस्ट गलती कर रहे हो, तुम्हारे पास सीखने के लिए कुछ है। और अगर तुम गलती कर रहे हो ना, तो कहाँ-कहाँ गलती कर रहे हो, तुम्हारे पास वो पता चल रहा है, एट लीस्ट तुम्हें पता तो चल रहा है कि तुम क्या गलती कर रहे हो। तुम एकदम ऐसे अंधे तो नहीं बन रखे। तो इसका तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम के दिन। फिर जब तुम्हारे सामने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ यार, मैं इस क्वेश्चन में ये वाली गलती करता था, तो अब मैं ये वाली गलती नहीं करूँगा। नहीं करूँगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दी। एक और चीज़ कि मैं जो एग्ज़ाम था, जब मेरा एग्ज़ाम था जिस दिन, मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैं जैसे ही कोई क्वेश्चन आया जो मुझे नहीं आता, उसको स्किप करे जा रहा था। तो ये आर्ट ऑफ स्किपिंग इसको मैं बोलता हूँ। ये स्किप करना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा। मैं एक के बाद एक क्वेश्चन जो स्किप करता रहा ना, मुझे पता है कि पहले 20 क्वेश्चन हो चुके थे, 20 या 30 मैथ्स सेक्शन के। मेरे 2 या 3 मुश्किल से हुए थे, लेकिन मुझे हुँ, कोई चिंता ही नहीं थी कि मुझे पता है मैं स्किप करके अच्छे से कर लूँगा। लोग फिर क्या करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि यार मैं तो 30 क्वेश्चन में अभी तक मैं पहुँच गया हूँ, बट मैंने तो अभी तक 2 5 6 या 6-7 ही करे हैं, क्या होगा मेरा आगे का? और इससे वो आगे पे अपनी टेंशन ले लेते हैं। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से पहला क्वेश्चन आएगा, स्किप करो जब तक तुम्हें वो क्वेश्चन ना मिल जाए जो तुम कर सकते हो। इस वजह से तुम्हारा बहुत जो तुम अपने ऊपर टेंशन ले रहे हो ना, वो कम हो जाएगी। मैं ये यही इम्पोर्टेंट चीज़ बोला क्योंकि अब क्या होगा कि मैथ में 70 मिनट्स ही आपको एलोकेट हो रही है। तो आपको प्लान आउट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको 50 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही करने हैं बट 50 क्वेश्चन्स हैं एंड 70 मिनट्स ही आपके पास। तो कितना बार क्या होता है ट्रिक करने के लिए आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस हार्ड दे देंगे एंड क्या अगर आप उसी में टाइम वेस्ट कर दोगे अपना तो आप बाकी 45 क्वेश्चंस को मिस आउट कर दोगे। हुँ, तो ये मेरी एल्डर सिस्टर ने मेरे को बताया था कि स्किपिंग करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस को कैसे स्किप करना है, कौन से क्वेश्चंस जो तुम्हें आता है वही करो पहले। जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर लो, उसके बाद जब टाइम बचेगा तो जो क्वेश्चंस पे तुम्हें अटक रहे हो, जैसे तुम्हें लग रहा है कि तुम कर पाओगे तो उसमें ट्राई कर लो। पर जैसे जो क्वेश्चंस तुम्हें एकदम कंफर्म पता है कि हाँ, ये तो कर ही लूँगा, वो कर लो, फिर बाकी एक बार वापस से देख लेना। वरना हुँ, क्या है तुम जो लास्ट के कुछ ईज़ी क्वेश्चंस है तुम उसी को टाइम नहीं दे पाते, तुम्हारा मार्क्स कट हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली यही हो मतलब तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरे साथ यही हुआ था कि मैं लास्ट के ईज़ी क्वेश्चन्स जो थे, मैं कर ही नहीं पाया था उन्हें। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। तो पहले क्या था कि 120 मिनट्स टोटल था तो तुम कोई भी सेक्शन में कितना भी टाइम दो। बट अब जब टाइम फिक्स्ड हो गया 70 मिनट्स से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम कैसे उसको डिवाइड कर रहे हो, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस अब वेरी इंपॉर्टेंट हो गया सेट में। हुँ, हुँ। जी। तो थैंक यू विशाल आज आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई। जो स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाले फॉर द प्रिपरेशन ऑफ निमसेट 2025 2026 एंड बाकी भी एग्जाम्स में नॉट ओनली निमसेट बट अदर एग्जाम्स में भी कैसे रिसोर्सेज को फॉलो करनी है, कैसे एग्जाम्स देनी है, तो काफ़ी कुछ आपने बताया टिक्स जो उनको हेल्प करने वाले फॉर द प्रिपरेशन। वेरी मच थैंक यू विशाल फॉर कमिंग। थैंक यू यश मुझे बुलाने के लिए। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मतलब मुझे शेयर करके अपनी जर्नी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू विशाल एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। तो आयुब आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा एंड उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जो आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी फॉर निमसेट एंड अदर एग्जाम्स एज वेल। क्योंकि जो टिप्स शेयर किया वो खाली निमसेट के लिए लिमिटेड नहीं, आप कोई भी और एग्जाम के लिए भी उसको एप्लीकेबल यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही मोर टेक टॉक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।